بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum students, I hope everyone will be fine. Today we'll discuss Chemistry Class 11 Federal Book Chapter number 4 Gases Exercise. Now question 2 part 1 and you what is absolute zero and absolute scale of temperature. तो absolute zero क्या होता है सबसे पहले हम उसको देखते हैं. The temperature at which a thermodynamic system has the lowest energy is called absolute zero. ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जो है वो लोएस्ट एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं absolute zero. और the temperature at which the given volume of gas reduces to zero is called absolute zero. या टेम्परेचर जहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गैस बिल्कुल जीरो हो जाए उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो. और जो एब्सोल्यूट जीरो वो 0 केल्विन या इन डिग्री सेल्सियस वो होता है -273.16 डिग्री सेल्सियस. नाउ एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर. The absolute temperature scale is one in which the zero of temperature is equal to the absolute zero, that is -273.16 degrees Celsius or 0 Kelvin, the coldest possible temperature at which there is no internal energy and the particles are stationary. Absolute temperature scale क्या है? Is one in which the zero of temperature यानी कि जो 0 पॉइंट है टेम्परेचर का वो क्या है? इक्वल टू एब्सोल्यूट जीरो यानी कि 0 केल्विन या फिर -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड के. और ये ऐसी टेम्परेचर है जो कि कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है. और इस टेम्परेचर के पर क्या होता है ना तो कोई हमारे पास इंटरनल एनर्जी होती है और ना ही पार्टिकल्स मोशन में होते हैं बल्कि पार्टिकल्स स्टेशनरी होते हैं. Now question 2 part 2. Give any 4 applications of plasma state. जो applications of plasma state की वो क्या है जी? They find applications such as plasma processing of semiconductors, sterilization of medical products, lamps, lasers, diamond-coated film, high-power microwave sources, and pulsed power switches. प्लाज्मा को हम यूज कर सकते हैं फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ सेमीकंडक्टर या मेडिकल प्रोडक्ट्स की हमने स्टेरिलाइजेशन जो क्लीनिंग करनी है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं. लेंस में यूज हो सकता है, लेजर्स में, डायमंड कोटेड फिल्म में, जो हमारे पास माइक्रोवेव सोर्सेज होती हैं हाई पावर की वहाँ पे हम प्लाज्मा स्टेट को यूज कर सकते हैं और पावर स्विचेस के अंदर हम प्लाज्मा को यूज कर सकते हैं. They also provide the foundation for power production. इन प्लाज्मा से जो है हम पावर को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं. Example cases such as generation of electrical energy from fusion, pollution control and removal of hazardous chemical. हम फ्यूजन पोल्यूशन कंट्रोल की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं या फिर रिमूव करते हैं hazardous केमिकल को. Plasma is used in lighting our offices and homes, make our computers and electronic equipment work. हम अपने ऑफिस या होम्स में प्लाज्मा को यूज करते हैं ताकि हमारे ऑफिस में रोशनी हो सके, घरों में रोशनी हो सके और प्लाज्मा से जो है हम अपने कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की वर्किंग में भी हेल्प ले सकते हैं. प्लाज्मा इज यूज्ड इन सरफेस ट्रीटमेंट एंड मेक आवर टूल corrosion resistant. प्लाज्मा को हम सरफेस ट्रीटमेंट में भी यूज कर सकते हैं और इससे क्या होता है हमारे जो टूल्स हैं वो corrosion resistant हो सकते हैं. Now question 2 part 3. What are different units of gas constant R? Using general gas equation यानी कि PV is equal to nRT. जब हमने R के लिए इसको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा PV by NT हो जाएगा. अब हमने डिफरेंट यूनिट्स ऑफ आर निकालने हैं. अगर हमारे पास P जो है वो ATM यानी कि एटमॉस्फेरिक में है और वॉल्यूम जो है वो DM क्यूब में है तो यूनिट ऑफ आर क्या हो जाएगी 0.0821 DM क्यूब ATM पर मोल केल्विन.
नेक्स्ट सिनेरियो क्या है हमारे पास, प्रेशर जो वो टॉर में है या मिलीमीटर ऑफ एच में, और वॉल्यूम जो है वो डीएम क्यूब में है। तो हमारे पास यूनिट ऑफ आर हो जाएगा 62.4 डीएम क्यूब टॉर पर मोल केल्विन, या इसको हम लिख सकते हैं जी 62.4 डीएम क्यूब मिलीमीटर ऑफ एच पर मोल केल्विन। नेक्स्ट सिनेरियो क्या जी, व्हेन P is in torr or millimeter of Hg and V is in centimeter cube। तो हमारे पास यूनिट ऑफ आर आ जाएगा जी 62,400 सेंटीमीटर क्यूब टॉर पर मोल केल्विन, या हम इसको लिख सकते हैं जी 62,400 cm क्यूब। नाउ जो आर की यूनिट है इन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट वो क्या है जी 8.3143 न्यूटन मीटर पर मोल केल्विन। Now question 2 part 4 है जी, define the translational, rotational and vibrational energies। Translational energy क्या होती है जी, the motion imparted to the gaseous molecule due to their motion in all possible direction is called translational motion, and energy associated with it is called translational kinetic energy। जो गैसियस मॉलिक्यूल्स का मोशन होता है ड्यू टू मोशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन वो क्या होता है ट्रांसलेशनल, यानी कि लीनियर मोशन होता है, और जो लीनियर मोशन के साथ एनर्जी एसोसिएटेड होती है उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, द मोशन imparted to gaseous molecule due to angular momentum about their center of gravity is called rotational motion, and energy associated with it is called rotational kinetic energy। जो मोशन गैसियस मॉलिक्यूल्स का होता है ड्यू टू देयर एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि रोटेशनल मोशन जो होता है उसको हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। और इसके अंदर क्या होता है कि जो गैसियस मॉलिक्यूल है वो अबाउट देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी रोटेट करते हैं, और जो रोटेशनल मोशन के साथ एनर्जी एसोसिएटेड होती है उसको हम कहते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। Now vibrational kinetic energy, the motion imparted to the gaseous molecule due to the oscillation to and fro movement is called vibrational motion, and energy associated with it is called vibrational kinetic energy। अब जो मोशन है गैसियस मॉलिक्यूल्स का ड्यू टू देयर ऑसिलेशन, यानी कि जब वो एक दूसरे के साथ कोलिएट करते हैं, टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है, उसकी वजह से जो हमारे पास मोशन प्रोड्यूस होता है वो है वाइब्रेशनल मोशन, और एनर्जी जो इस मोशन से एसोसिएटेड है वो है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। नाउ क्वेश्चन 2 पार्ट 5, डिफाइन प्रेशर, हाउ विल यू एक्सप्लेन इट इन डिफरेंट यूनिट्स। तो प्रेशर क्या होता है जी, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। मैथमेटिकली P इज इक्वल टू F ओवर A। जो यूनिट्स होते हैं इसके वो क्या है, ATM है। The pressure of air which can support 760 mm of Hg or 76 cm of Hg column at sea level at 0 degrees Celsius is called 1 atm। The amount of pressure जिसकी वजह से हम जो है वो at 0 degree Celsius और at sea level हम support कर सकें 760 mm of mercury या 76 cm of mercury, उस प्रेशर को हम कहते हैं 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और the force exerted by 760 millimeter or 76 centimeter of Hg column on an area of 1 centimeter square at sea level at 0 degree Celsius is called 1 atm। यह जो फोर्स एक्सर्ट की गई है बाय 760 मिलीमीटर या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया के ऊपर एट सी लेवल, और टेम्परेचर तब हमारा कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, उस प्रेशर को हम कहते हैं 1 atm। तो 1 atm इक्वल होता है जी 760 मिलीमीटर ऑफ Hg या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। नाउ जिसके दूसरे यूनिट है वो है जी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि the 1 न्यूटन फोर्स exerted on an area of 1 meter square is called 1 पास्कल या 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
ये 1 न्यूटन की फोर्स जो है वो ऑन एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एक्ट कर रही है, उसको हम कहेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर या 1 पास्कल प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, 1 पास्कल इक्वल होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 ATM इक्वल होता है जी 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 ATM इक्वल होता है 101.325 किलो पास्कल। और टॉर्क को हम देखते हैं, 1 टॉर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर और इक्वल टू 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और PSI पाउंड पर स्क्वायर इंच, 1 ATM इज इक्वल टू 14.7 PSI और एक यूनिट होता है मिली बार, तो 1 ATM इज इक्वल टू 1013.25 मिली बार और 1 ATM इज इक्वल टू 1.01325 बार। अब यहाँ पे क्या था, मिली बार है, तो मिली से जब हमने बार में जाना है तो हमने क्या करना है, जो 3 डेसिमल प्लेसेस हमने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है, तो हमारे पास बार में हो जाएगा 1.01325 बार। Now question to part 6 is define Charles law. How will you derive absolute zero with its help? चार्ल्स लॉ को हमने डिफाइन करना, हमने बताना है कि एब्सोल्यूट जीरो हम चार्ल्स लॉ की मदद से कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो चार्ल्स लॉ की जो स्टेटमेंट है वो क्या है जी, इट स्टेट दैट वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस is directly proportional to its absolute temperature if the pressure remains constant. चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर प्रोवाइडेड दैट प्रेशर जो है उनका वो कांस्टेंट है। ऑटोमेटिकली हम इसको देखते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है तो हमने इक्वलिटी के साथ कांस्टेंट लगाना है, तो V इज इक्वल टू K T। K यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और T क्या है, टेम्परेचर है जी ऑन एब्सोल्यूट स्केल। दैट्स टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल कैन बी कन्वर्टेड टू केल्विन स्केल बाय एडिंग 273.15। जब हमने डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को केल्विन में लेके जाना है तो हमने क्या करना है, 273.15 ऐड करना है, तो हमारे पास टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस से केल्विन में आ जाएगा। केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। और अगर हमने केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाने तो हमने क्या करना पड़ेगा, केल्विन टेम्परेचर माइनस 273, तो हमारे पास टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1, K is equal to V by T. This states that the ratio between volume and temperature is always constant quantity. इस रिलेशन से हमें यह पता चलता है कि जो रेशियो है बिटवीन वॉल्यूम और टेम्परेचर वो क्या है, इज ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। Now derivation of absolute zero. At constant pressure, the volume of given mass of gas increases or decreases by 1 over 273 of its original volume at 0 degrees Celsius by 1 degree Celsius rise or fall in temperature respectively. जब हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम ऑफ गिवन मास जो है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा बाय 1 over 273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम जब हम टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस राइज या फॉल देंगे। So let the volume of an ideal gas at 0 degrees Celsius is V naught centimeter cube. वॉल्यूम एट -1 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा जी, V naught -1 over 273 V naught। तो वॉल्यूम एट -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा V naught -273 over 273 V naught equal to 0। Thus, at -273 degrees Celsius, the volume of a given mass of gas reduces to 0। हम इस इक्वेशन से देख रहे हैं कि जब हमारा टेम्परेचर जो है -273 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचे तो हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया, इट रिचेज 0। और इस तभी यही रीजन है कि हम इस टेम्परेचर यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस को एब्सोल्यूट जीरो या 0 केल्विन कंसिडर करते हैं। Now question to part 6 is define Avogadro's law.
It states that equal volume of gases at same temperature and pressure contains equal number of molecules. एवोगैड्रोस लॉ ये कहता है कि जब हमारे पास एक या दो से ज्यादा गैसेस एट सेम टेम्परेचर और प्रेशर हमारे पास अवेलेबल है, उनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो भी इक्वल होंगे. It means that volume is directly proportional to the number of molecules. Mathematically, V1 over V2 is equal to N1 over N. Now, question part 7. What is the difference between ideal and real gas? Ideal gas और real gas के दरमियान हमने differentiate करना है. A gas that obeys gas laws at all conditions of pressure and temperature, वो क्या होती है? आइडियल गैस. और रियल गैस क्या होती है जी? अ गैस दैट डज नॉट ओबेज गैस लॉज एट ऑल स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस. जो आइडियल गैसेस होती हैं हम उनको लिक्विफाइड नहीं कर सकते, और रियल गैसेस क्या होती है? व्हेन दे आर कूल टू देयर बॉइलिंग पॉइंट दे लिक्विफाई. और जब हम रियल गैस को कूल करते हैं तो वो क्या होती है? लिक्विफाई हो जाती है. आइडियल गैस क्या है जी? दे डू नॉट हैव वॉल्यूम. आइडियल गैस का कोई वॉल्यूम नहीं होता, और रियल गैस का क्या होता है? उनका वॉल्यूम कभी भी जीरो नहीं हो सकता. These do not exist in nature. आइडियल गैस जो है वो नेचर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, और गैसेस लाइक हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर रियल एंड नॉन आइडियल गैसेस. Now listen to part 7. When a jar of coffee is opened, people in all parts of the room soon notice the smell. Use kinetic energy to explain how this happened. जब जार ऑफ कॉफी को ओपन किया जाता है तो जितने भी बंदे हैं उस रूम के अंदर वो उसकी स्मेल को नोटिस करते हैं. हमने केएमटी की मदद से बताने कि ऐसा क्यों होता है. According to KMT of gases, the molecules of gas move haphazardly. KMT of gases क्या कहते हैं? जो molecules of gases हैं वो move करते हैं in all direction irrespective of their arrangement. They collide among themselves and change their direction of motion. और जब वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो भी चेंज होती रहती है. In other words, molecules of gases are scattered after collision. और जब उनकी collision होती है तो molecules of gas क्या होते हैं? वो फैल जाते हैं. That is why when a jar of coffee is opened, it diffuses all around in the room and people in all parts of the room soon notice the smell. यही वजह कि जब हम जार ऑफ कॉफी को ओपन करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं इन ऑल डायरेक्शंस, और जितने भी बंदे उस कमरे के अंदर मौजूद हैं उनको जो है वो स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है. Now question 2 part 8 है जी, why diffusion in gas is faster than in liquid. गैसेस में लिक्विड की निस्बत डिफ्यूजन तेज कैसे, हमने उसको बताना है. Diffusion in gas is faster than in liquid due to greater spaces between molecules of gas than in liquid. गैसेस में क्या होता है? हमारे पास जो स्पेसेस हैं बिटवीन मॉलिक्यूल्स वो क्या होती हैं? ज्यादा होती हैं. इसकी वजह से जो डिफ्यूजन है इन गैसेस वो तेज हो जाती है एज कम्पेयर टू लिक्विड. And there is frequent collision between gas molecules due to their high kinetic energy. Intermolecular forces are very weaker in gases as compared to in liquid. और जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं गैसेस में वो भी बहुत थोड़ी सी होती हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जैसा कि लिक्विड में होती हैं. That is why diffusion in gases is faster than in liquid. यही वजह है कि जो डिफ्यूजन है गैसेस में वो फास्टर है than in liquid. पहली रीजन क्या है कि जो उनके मोशन है वो क्या है? रैंडम है और वो फास्ट मूव करते हैं, और उनकी कोलिजन जो होती है वो अक्सर औकात होती रहती है. और दूसरी रीजन क्या है? जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं इन गैसेस वो भी इतनी अच्छी नहीं है जैसा कि लिक्विड में होती हैं. इसी वजह से डिफ्यूजन इन गैसेस है वो फास्टर है देन इन लिक्विड. नाउ क्वेश्चन 2 Part 9a.
Use KMT theory to explain when you take a block of butter out of the fridge. It is quite hard, however, after 15 minutes, it is soft enough to spread. KMT थ्योरी की मदद से हमने बताना है कि जब हम फ्रिज से ब्लॉक ऑफ बटर यानी कि जब हम मक्खन को फ्रिज से निकालते हैं तो क्या होता है वो हार्ड होता है और हम उसको स्प्रेड नहीं कर सकते, लेकिन जब हम उसको लीव करते हैं फॉर 15 मिनट्स के बाद हम देखते हैं कि वो सॉफ्ट है और वो स्प्रेड इजीली किया जा सकता है. When you take a block of butter out of the fridge, it is quite hard because when temperature of a substance decreases, the kinetic energy of molecule decreases. And attraction between molecules increases, and as a result molecular motion of butter becomes very low. जब हमने फ्रिज से बटर को बाहर निकाला तो क्या है वो क्वाइट हार्ड होता है कि हम उसको अप्लाई कर सकें ऑन ब्रेड और समथिंग एल्स. इसकी क्या वजह है कि जब हमारे पास टेम्परेचर सब्सटेंस का कम होता है तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है और अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स बढ़ जाती हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है, जब हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बढ़ गई तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया और उसकी जो है वो रिस्ट्रिक्शन लग जाती है और वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता अकर होता है. तो क्या होता है जब हमारे पास जो बटर है वो इन फॉर्म ऑफ मेल्टिंग है, जब हमने उसको फ्रिज में रखा तो क्या हुआ उसके मॉलिक्यूल्स करीब आ गए, क्योंकि जब टेम्परेचर कम हुआ तो उसके जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ गई और वो स्टार्ट कन्वर्टिंग हो जाता है इन फॉर्म ऑफ सॉलिड. लेकिन जब हम उसको बाहर निकालते हैं और 15 मिनट्स के लिए लीव करते हैं तो उसके क्या होते हैं, काइनेटिक एनर्जी दोबारा से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाती हैं और वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है और थोड़ी ही देर बाद वो हम उसको सॉफ्ट हो जाता है और उसको अप्लाई कर सकते हैं. However, when heat is transferred from surrounding to butter, kinetic energy of butter molecules increases. After 15 minutes, it absorbs enough energy that its molecules begin to slip past each other and butter becomes soft. जब उसने सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं वो इजीली एक दूसरे के ऊपर स्लिप करने स्टार्ट कर जाते हैं और जिसकी वजह से जो बटर है वो सॉफ्ट हो जाता है. Now question 2 part 9b. Use KMT to explain when you come home from college and open the door you can smell the tea which is being made. जब आप कॉलेज से घर आए और आपने दरवाज़ा खोला तो आपको स्मेल आई टी की जो कि बनाई गई है. उसकी रीज़न कि हमने KMT की मदद से एक्सप्लेन करना है. According to KMT of gases, the molecules of gas move haphazardly. They collide among themselves and change their direction of motion. KMT क्या कहता है कि जो molecules of gas हैं वो in all random direction move करते हैं और जब वो एक दूसरे से collide करते हैं तो उनकी जो direction of motion है वो भी change हो जाती है. In other words, molecules of gases are scattered after collisions. That is why when you come home from college and open the door, you can smell the tea which is being made. तो ये वजह है कि डिफ्यूजन के फिनोमेना की वजह से हम जो है वो चाय की खुशबू सूंघ सकते हैं या हमें महसूस होती है जो जब हम कॉलेज से घर में आते हैं और एकदम से हम दरवाज़ा खोलते हैं तो ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन हमें स्मेल आती है. Now question 2 part 9c. Use KMT theory to explain a football is blown up until it is hard on hot summer. In the evening the football feels softer. KMT थ्योरी की मदद से हमने बताना है कि जब हम फुटबॉल के अंदर हवा भरते हैं तो वो हार्ड होती है इन डे टाइम और इवनिंग में क्या होती है वो सॉफ्ट स्टार्ट हो जाती है. तो kinetic energy of gas particle is directly proportional to absolute temperature. On hot summer, heat is transferred from surrounding into football and molecules of gas enclosed in football gain higher kinetic energy
As a result, these particles exert maximum pressure on wall, hence football is blown up, it becomes hard. कहते हैं जो काइनेटिक एनर्जी KMT है गैसेस की, वो क्या कहती है, जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। गर्मियों में क्या होता है, जो हमारे पास हीट है फ्रॉम सराउंडिंग वो इनटू फुटबॉल जाती है, और जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, जो कि फुटबॉल के अंदर गैस प्रेजेंट है, उसके मॉलिक्यूल क्या करते हैं, उस एनर्जी को गेन करते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो बॉल थी बॉल्स उसके ऊपर प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं और बॉल को हार्ड बना देते हैं। Now, on the other hand, in the evening, the temperature is decreased due to transfer of heat from football to surrounding and causes contraction. लेकिन शाम को क्या होता है कि जो हमारी हीट है वो फुटबॉल से सराउंडिंग के अंदर जाती है और फुटबॉल जो कॉन्ट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाती है, और जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो डिक्रीज हो जाती है और जो प्रेशर है वो भी डिक्रीज हो जाता है और फुटबॉल जो हमें सॉफ्टर फील होती है। Now question 2 part 9D. Use KMT theory to explain a windy day is good drying day. हमने बताना है कि विंडी डे जो है वो गुड ड्राइंग डे है विद द हेल्प ऑफ KMT. Moisture of water in air is due to evaporation of water. जो moisture of water की हवा में वो किस वजह से, कि water की evaporation की वजह से हमारे पास moisture of water present in air. When air blows it displaces water vapors away. जब air चलती है तो उससे क्या होता है, जो हमारे पास water vapor है वो उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और वो इधर उधर बिखर कर खत्म हो जाते हैं। As a result, the extent of moisture in the air decreases and it becomes dry. और इसकी वजह से क्या होता है, जब हमारे पास तेज हवा चलती है तो जो मॉइस्चर है एयर में वो डिक्रीज हो जाते हैं और हवा जो है वो ड्राई उनको कर देती है और हमारे पास जो है वो ड्राइनेस अकर हो जाती है। यही वजह है कि जो हमारे पास हॉट समर डे हैं वो ड्राई होते हैं। अक्सर क्या होता है कि जो हमारे पास गर्मी के दिन होते हैं वहाँ पे हवा तेज चलती है, उसकी वजह से हमारे पास जो वाटर वेपर है वो उड़कर खत्म हो जाते हैं और हमारे पास ड्राइनेस आ जाती है। नाउ क्वेश्चन 2 पार्ट 10. James bought a huge balloon at the fair on a hot summer day. Before he went to bed, he noticed that the balloon was much smaller. Suggest two possible ways for the change in the shape of balloon. जेम्स कोई लड़का है, उसने क्या किया, जो फेयर में गया था वो, और उसने बैलून खरीदा है और इन हॉट समर डे, और जब वो रात को सोने जाता है तो उसने नोटिस किया कि जो बैलून है वो उसकी हवा जो है वो निकलना स्टार्ट हो गई और उसका जो साइज है वो श्रिंक हो गया। हमने दो पॉसिबल वेज बताने हैं कि उसकी जो शेप है वो क्यों चेंज हुई है। ड्यू टू डिक्रीज इन द टेम्परेचर इन द इवनिंग द गैस इन द बैलून कूल्स एंड गॉट कॉन्ट्रैक्टेड। इवनिंग में क्या होता है, जो हमारे टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से जो हमारी बैलून की गैस है वो निकल के सराउंडिंग में आती है और गैस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और इसकी वजह से साइज क्या होता है बैलून का वो कम हो जाता है। दूसरी रीजन क्या जी, द साइज ऑफ बैलून बिकम स्मॉलर ड्यू टू इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या होती है जी, escaping of gas through a small hole and gas escape out through the hole present in balloon, that is why its shape got changed। या इसकी सुराख से जो गैस है वो बाहर निकल रही होगी विद स्मॉल स्पीड, इसकी वजह से भी जो है हमारी शेप ऑफ बैलून जो है वो डिस्टर्ब होती है और वो चेंज होती रहती है। Now question 2 part 10 है जी, how will you derive general gas equation with the help of Boyle's law and Charles law। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ की मदद से हमने जनरल गैस इक्वेशन यानी कि P इज इक्वल टू nRT को डिराइव करना है। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, V is inversely proportional to pressure at given temperature, यानी कि V is inversely proportional to pressure, V proportional 1 over P। चार्ल्स लॉ क्या कहता है जी, V is directly proportional to temperature at constant pressure, V is proportional to temperature
एवोगैड्रोस लॉ भी हम यूज करेंगे। तो एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। नाउ इक्वेशन 1 2 3 को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा जी V इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर P इंटू T इंटू N, और प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट चाहिए जो हमारे पास होगा गैस कांस्टेंट। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो आएगी V इज इक्वल टू nRT बाई P। अब P यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो जब हम उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी PV इज इक्वल टू nRT, और यही है जनरल गैस इक्वेशन। यहाँ पे R क्या है, गैस कांस्टेंट है। Now that's all about exercise questions of chapter number 4 gases. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. Till next video, take care. Allah Hafiz.